स्टॉक्स कब खरीदना और बेचना। 2012 में पॉल ने अजंता फार्मा का स्टॉक खरीदा था 250 रुपए में। अच्छा, उनका प्लान था कुछ और अजंता के स्टॉक्स खरीदने का वक्त के साथ। फिर क्या हुआ, वो स्टॉक 40 दिन में 250 से 440 रुपए पर चला गया। 75% का फायदा, इतना फास्ट। अब पॉल कंफ्यूज हो गए कि उनको तो और खरीदना था अजंता फार्मा के स्टॉक्स, पर स्टॉक ऑलरेडी 75% से बढ़ चुका है। क्या ये और बढ़ भी पाएगा आगे? फिर क्या हुआ, उन्होंने नहीं खरीदा। ओह, 2015 में अजंता 1500 रुपए से ऊपर चला गया। 400% का फायदा 3 सालों में। वाह यार, जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अगर प्लान के हिसाब से पॉल ने उस स्टॉक में री इन्वेस्ट किया होता तो उनका प्रॉफिट दुगने से भी ज्यादा होता। सही का। पॉल और एक एग्जांपल देते हैं। आईटीसी जनवरी 2018 में 96 पर था, अपने ऑल टाइम हाई पर। इस वक्त तो लोगों को ऐसा लगता होगा कि स्टॉक ऑलरेडी इतना हाई पर है तो हमें इसे खरीदना चाहिए या नहीं। नीचे का चार्ट है, स्टॉक ने 100% रिटर्न दिया 4 सालों में। ग्रेट लेसन फ्रॉम इन्वेस्टर पॉल। एक जो हाई क्वालिटी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल प्योर जेम होता है ना, मतलब जॉनी सिंस के भाषा में बोले तो एकदम रापचिक माल। ऐसे स्टॉक अक्सर अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा महंगे ही रहते हैं, ऑल टाइम हाई पर ही मिलेंगे तेरे को। क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी स्टॉक है, उसको खरीदने का हर वक्त बेस्ट टाइम ही होता है। सही का। चाहे गर्मी हो या ठंडी, बुल या बियर मार्केट, ये स्टॉक ज्यादा गिरते नहीं और आगे बढ़ते ही रहते हैं। ठंडी गर्मी मतलब ऑल इकोनॉमिक साइकिल्स, इन्फ्लेशन हाई लो, इंटरेस्ट रेट साइकिल हाई लो, ग्रेट कंपनीज लाइक हॉर्नअप नेवर स्टॉप्स। लेसन फ्रॉम पॉल, देयर इज नो राइट और रॉन्ग टाइम टू इन्वेस्ट, देयर आर ओनली राइट एंड रॉन्ग स्टॉक्स। इंपॉर्टेंट लाइन, कोई स्टॉक को एकदम बॉटम पर बाय करके टॉप पर सेल 1 या 2 या 3 बार ही कर सकते, वो भी अगर वो लकी रहा तो। इसलिए टाइमिंग से ज्यादा ध्यान दो क्वालिटी स्टॉक पर। मिसकंसेप्शंस। फर्स्ट, स्टॉक those are in 52 weeks high range are not a safe investment। अच्छा। नीचे की इमेज देख, ऐसा होता है 52 वीक्स हाई लो। अच्छा, क्वालिटी स्टॉक्स कभी भी अपने कॉम्पिटिटर से महंगा और हाई पर ही रहता है, तो अपन को रिसर्च करके खरीद लेना चाहिए। आज नहीं तो कल वो प्रॉफिट ही देता है। स्टॉक्स दैट आर नियर 52 वीक्स लो रेंज हैव अ ग्रेटर पोटेंशियल टू मूव अप। कुछ भी। अगर कोई स्टॉक 52 वीक्स लो पर है तो लोगों को लगता है इसमें इन्वेस्ट करने से पक्का उनका पैसा 2-3 गुना बढ़ेगा, क्योंकि उनको वो स्टॉक काफी अंडर वैल्यूड लगता है। एग्जांपल, भाई प्लीज जॉनी का लो ना। एडुकॉम के स्टॉक ने 2006 से 8 में 10 टाइम्स तक का रिटर्न दिया। अच्छा, पर अगले ही साल वो 1000 रुपए से 500 पर आ गया। बहुत लोगों को लगा कि आप वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है, अभी इन्वेस्ट करेंगे तो फिर से बहुत पैसा बनेगा। अच्छा, जैसे एडुकॉम थोड़ा नीचे गिरता, लोग उसमें और इन्वेस्ट करते जाते। फाइनली 2010 से 2019 तक आते आते वो स्टॉक 1 रुपए का हो गया, मतलब 1000 से सीधा 1 रुपए पर। मेंड्रो, आज क्या सीखा तो? जो स्टॉक नीचे जाता जरूर नहीं है कि वो ऊपर भी जाएगा, वो और नीचे भी जा सकता है। पता है उस स्टॉक में मेन प्रॉब्लम क्या थी? बिजनेस के फंडामेंटल्स बदल गए होंगे। करेक्ट। इसके जैसे और भी एग्जांपल्स है इंडियन हिस्ट्री में, जैसे यूनिटेक, किंगफिशर लाइन, आईवीआरएफएल इंफ्रा, लैंको इंफ्रा एक्सेट्रा। इंपॉर्टेंट लाइन, 52 वीक लो स्टॉक के रीजंस पता करो कि वो लो पर ही क्यों है, फिर ही इन्वेस्ट करना। स्टॉक को कब बेचे? हम स्टॉक्स लेते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए। बात तो सही है। पुराने होल्डिंग से बेहतर स्टॉक मिल जाए तो पुराने स्टॉक्स बेच देना चाहिए। सही का, क्योंकि स्टॉक्स ने पास में अच्छा रिटर्न दिया है, हम बहुत दिन से होल्ड करके बैठे हैं, इसलिए लोग उसे सेल ही नहीं करते। करेक्ट। एक सेक्सी इन्वेस्टर को किसी भी स्टॉक से इमोशनली जुड़ना नहीं चाहिए। इमोशनल डैमेज। गॉट इट गुरुजी। पॉल कहते हैं 2009 से 13 में आईटीसी ने 4 गुना तक रिटर्न्स दिया। अच्छा, और नब कैसे? पॉल ने एज्यूम किया कि अगले 4 साल में फिर से आईटीसी 4 गुना रिटर्न नहीं दे सकता, क्योंकि आईटीसी अभी महंगी हो चुकी है, उसका वैल्यूएशन अभी उसकी अर्निंग ग्रोथ से मैच नहीं कर रहा। कुछ चीजें ना मुझे प्रज्जू तेरे समझ में ही नहीं आती, धीरे धीरे समझेगी। फिर क्या हुआ? तो पॉल ने आईटीसी जैसे फाइनेस्ट बेस्ट क्वालिटी स्टॉक बेचकर 60% प्रॉफिट कमा लिया और उन पैसों से यस बैंक को खरीदा। पर आईटीसी तो यस बैंक से बेस्ट है प्रज्जू, पर उस वक्त यस बैंक सही थी इन्वेस्टमेंट के लिए। एजम्पशन सही निकला और यस बैंक से पॉल ने अगले 50% कमाए। पैसा ही पैसा होगा। अच्छा, फिर पॉल ने 2 साल में यस बैंक को बेचकर कोई और स्टॉक ले लिया। अच्छा, समझ गया। इंपॉर्टेंट लाइन, स्टॉक से इमोशनली मत जुड़ो। पास में अच्छा रिटर्न दिया मतलब अभी भी देगा ऐसा नहीं है। सरल भाषा में बोलूं तो अगर मियां खलीफा आज अच्छे वीडियोस नहीं बना रहे तो किसी और को देखना शुरू करो। पर्पस एंटरटेन होना है, इमोशनली कनेक्ट नहीं। रॉन्ग बाइंग डिसीजन। पॉल के क्लाइंट ने यूनिटेक को 30 रुपीज में लिया था जून 2013 में, उसकी कीमत फिर 20 रुपए हो गई। अच्छा, तो पॉल ने क्लाइंट से बोला यूनिटेक को पर शेयर 10 रुपीज का लॉस बुक करके बेच दे और पीआई इंडस्ट्रीज ले ले। क्यों? क्योंकि यूनिटेक के फंडामेंटल्स अनसेक्सी वीक होते जा रहे थे। फिर 2013 के एंड में यूनिटेक 20 रुपए से 14 रुपीज पर आ जाती है और पीआई इंडस्ट्रीज ने 90% तक का प्रॉफिट दिया। रज्जू में मॉडल बोलूं? बोल दे। अगर आपको लगता कि आपने 100 रुपीज के गलत स्टॉक खरीद लिया तो चाहे वो 120 रुपीज पर जाए या फिर 80 रुपीज पर, उसको बेच ही देना चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। इंतजार मत करना कि
जब वो 80 से 100 पर जाएगा तब बेचूंगा, क्योंकि वो 80 से 60 पर भी जा सकता है। का फाड़ कंपनी साइज। अगर कंपनी के वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो जाए तो हमें उसे सेल कर देना चाहिए। क्या फॉर्मूला है इसका? कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है। स्टॉक मार्केट आर्ट है मेंड्रू, साइंस नहीं। आई एग्री। एक मेथड तो ये है कि पिछले 3 से 5 साल एवरेज पी से काफी ज्यादा पी अगर शो कर रहा तो बेच दो। ये तो पता है। दूसरा ये है कि अगर पॉन इंडस्ट्री ही 100 रुपए की है और मियां बोल रही कि उसकी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 150 रुपए है, फिर तो हमें ऐसे कंपनीज को पक्का सेल कर देना चाहिए। भारतीय एयरटेल ने किया था। अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन को 20,000 करोड़ का बताया था, जो कि एंटायर टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री की मार्केट कैपिटलाइजेशन से भी ज्यादा था। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? रज्जू सेमचिट डीएलएफ यूनिटेक ने भी तो किया था। एग्रेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पता करो कि कहीं वो कंपनी अपना मार्केट कैप इंडस्ट्री साइज से ज्यादा तो नहीं बता रही। चेंज इन फंडामेंटल। अगर तुम मियां खलीफा को देख रहा क्योंकि वो हॉर्न वीडियोस बनाती, अब कल वो मैच पढ़ाएगी तो उसको क्यों देखेगा तुम? सही कहा रज्जू, हम जॉनी सिंस को देखेंगे। अबे साले, वैसे ही कई कंपनीज अपना मेन बिजनेस छोड़कर किसी और बिजनेस में घुस जाती, जैसे कि लोगों ने खरीदा था क्योंकि वो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के धंधे में मार्केट लीडर थी। अच्छा, फिर उन्होंने 60 करोड़ में ओडिसी द लीजर ब्रिटेन और बुक स्टोर चेन खरीदा। साथ ही आईपीएल टीम डेक्कन चार्जर्स भी खरीदा था 878 करोड़ रुपीस में। क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? डीसीएचएल को अपन ने खरीदा था क्योंकि वो मार्केट लीडर है न्यूज़पेपर और मैगजीन इंडस्ट्रीज में। फिर लोगों ने उसका स्टॉक बेच दिया उसकी इन्हीं हरकतों के कारण, और वो कंपनी फिर कर्जबाजारी हो गई। अरे बाप रे, वो स्टॉक ऑल टाइम हाई 270 से 3 रुपीस पर आ गया 7 सालों में। इंपॉर्टेंट लाइन, कंपनी को जिस रीजन के कारण खरीदा था, अगर उसमें अब वो बात नहीं रही तो उसको सेल कर दो। चेंजेस इन मैनेजमेंट। जितना अच्छे से आज जॉनी सिंस मेल हॉर्न इंडस्ट्री को चला रहा है, शायद ही कोई और उतना अच्छे से चला सके। सही कहा प्रज्जू, बिल्कुल सही कहा। कंट्रोल भाई, छाती चौड़ी हो जाती है यार जॉनी सिंस की तारीफ सुन के। वैसे जब सर नारायण मूर्ति इन्फोसिस के सीईओ थे, तब यार इन्फोसिस में था असली मजा। एग्जैक्टली। जब से वो सीईओ से नीचे उतरे हैं, कंपनी में अब वो बात ही नहीं रही यार। टीसीएस ने तो उन्हें ओवरटेक कर लिया। सही बात है। सेलिंग स्ट्रैटेजी। अगर कल टू हॉर्नअप खरीदता ये सोचकर कि जॉनी सिंस सीईओ है और जिस दिन वो सीईओ से नीचे उतरेगा, या फिर अगर कंपनी हर साल 10,000% का रिटर्न दे रही और अगर कल वो कम दे तो मैं उसे बेच दूंगा, इसे कहते हैं सेलिंग स्ट्रैटेजी। तो अगर आपने ऐसा सोचा और अगर ऐसा हुआ तो आपको उस कंपनी को बेच देना चाहिए बिना कुछ और सोचे। सेलिंग स्ट्रैटेजी का रिग्रेट बेंच। पॉल ने पीआई इंडस्ट्रीज खरीदा था। सेलिंग स्ट्रैटेजी ये थी कि अगर मानसून खराब रहा तो बेच दूंगा। अच्छा, मार्च 2014 में मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने फोरकास्ट किया था कि इस सीजन बारिश और ड्रॉट जैसी सिचुएशन आ सकती है। अरे यार, पॉल ने बिना कुछ और सोचे पीआई इंडस्ट्री को बेच दिया। फिर मानसून अच्छा ही रहा। मौसम बताने वाले गलत निकले और पीआई इंडस्ट्रीज ने अच्छा परफॉर्म किया। पॉल ने तो काफी रिग्रेट किया होगा ना? नहीं। बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट वो खुश थे कि उन्होंने अपनी सेलिंग स्ट्रैटेजी पर काम किया, जो उन्होंने सोचा था वो किया। इस गलती को कभी मत करना, वरना जॉनी सिंस जैसे अलग अलग काम करके घर चलाना पड़ेगा। भाई तो जॉन अरे तारीफ कर रहा था यार कि वो कितना मल्टी टैलेंटेड है। इन्वेस्टिंग इन प्रीवियस बुल मार्केट स्टॉक्स। पॉल को एक क्लाइंट ने उसका पोर्टफोलियो दिखाया जो 80% लॉस में था। उन भाई साहब ने पूरे पिछले बुल मार्केट के टॉप स्टॉक्स को खरीद कर रखे थे, जैसे कि यूनिटेक, डीएलएफ, भेल, जेपी एसोसिएट्स एक्सेट्रा। नीचे का चार्ट दे। इन्फोसिस जैसी बेस्ट कंपनी को 6 साल लगे वापस से ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने के लिए। विप्रो 2014 के डेटा के हिसाब से अब तक नहीं कर पाई। तूने कई यूट्यूबर्स को देखा होगा जो 2016 जियो के बूम के वक्त पनपे थे। कहाँ है वो? किसी का चैनल डेड हो गया तो किसी के व्यूज ही नहीं आते। सही पकड़े हैं। अब से अनंत वक्त तक बस प्रज्वल ही लीड करेगा। कंपटीशन कितना है पता है क्या? शाहरुख खान का वो डायलॉग सुना है? शाहरुख का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? ये नहीं रे, ये वाला। No, I don't have any competition. I'd be very honest. And I don't say that with immodesty or self-centered pompousness. I don't have any competition. I've not come here to compete. I've come here to rule. And I believe that when I wake up in the morning. Points to remember. It's never too late to invest in truly high quality business. आप एकदम बॉटम पर बाय करके टॉप पर सेल नहीं कर सकते कंसिस्टेंटली। जैसे आपको पहला खतरे का साइन मिले, उस स्टॉक को बेच दो। नुकसान होने का इंतजार मत करो। बेचने के
बाद अगर आपका डिसीजन गलत निकले तो पछताने में अपना वक्त जाया मत करो। इंसानों गलती होती है, उतनी एनर्जी नेक्स्ट अच्छे स्टॉक को ढूंढने पर लगाओ। बेचना प्रॉब्लम नहीं रहेगी जब आपका खरीदने का रीजन बिल्कुल क्लियर रहेगा। तो एक सेविंग स्ट्रैटेजी बनाओ और आराम से जियो। इस रीजन से मत बेचो कि थोड़ा नीचे जाएगा तब खरीदूंगा। इसे टाइमिंग द मार्केट बोलते हैं, जिसमें आप गलत भी रह सकते हैं। ऐसे करने से आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट और टैक्स भी बढ़ सकता। लॉस वाले स्टॉक्स को ज्यादा देर होल्ड मत करो कि एक दिन बढ़ जाएगा, वो साला और लॉस में भी जा सकता। अच्छे प्रॉफिट दे रहे उनको बेचने में जल्दबाजी मत करो, उससे अच्छा लूजर्स को बेच दो।